हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल योर वन पेज सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। आज की वीडियो है स्पेशली क्लास 11th के लिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर को। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की लास्ट क्लास में कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को अच्छे से खत्म करने के बाद आज हम शुरू करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो लिंक आपको ऊपर टॉप राइट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए तैयार हो जाओ, फिर शुरू करते हैं और सीखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को खत्म करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। सर कार्डिनल में हमने क्या पढ़ा, ऑर्डिनल में हमने क्या पढ़ना है? याद करो, कार्डिनल के अंदर मैंने आपको सिखाया कि हम यूटिलिटी को नंबर टर्म से मेजर कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म से मेजर कर सकते हैं। यानी हमने वहां पर एक स्टैंडर्ड मेजर को लिया जिसका नाम रखा गया यूटिल, और बोला गया कि किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी को हम यूटिल्स में नाप सकते हैं। ठीक है, बट मॉडर्न इकोनॉमिक्स को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने बोला कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है और हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को फॉलो करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि हम यूटिलिटी को नंबर टर्म्स में नाप ही नहीं सकते। उन्होंने कारण क्या दिया कि क्यों नहीं नाप सकते। उनके अकॉर्डिंग कि यूटिलिटी तो एक मेंटल स्टेट है, यानी ये एक मेंटल फिनोमिना है, आप इसको साइकोलॉजिकल फिनोमिना है, आप इसको नंबर टर्म्स में नहीं नाप सकते। किसी कम्युनिटी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है, तो इसको नंबर नहीं दिया जा सकता। ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। ठीक है, उनका तर्क भी ठीक था। तो इसीलिए फिर हमने उनको बोला कि अगर आप ऑर्डिनल यूटिलिटी फॉलो कर रहे हो तो हमें इसके लिए एक तरीका बताओ जिसके थ्रू हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड कर सके। उन्होंने कहा ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड करने से पहले आप ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, जिसमें से पहले कॉन्सेप्ट का नाम रखा गया इंडिफरेंस कर्व। एक्चुअल में ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिग्सन एनालिसिस भी बोला जाता है। हिग्सन नाम के इकोनॉमिक्स ने फर्स्ट जो ऑर्डिनल यूटिलिटी थी उसको डेवलप किया था। तो सर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया अब इंडिफरेंस कर्व का, जिसके थ्रू हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकालने की कोशिश करनी है। याद करो, हमने जब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकाला था तो उससे पहले क्या किया था? सर उससे पहले हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और यूटिलिटी के बारे में पढ़ने के बाद हमने सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल पाए थे। वैसे ही यहां पर आपने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जिसके बाद आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम निकाल पाओगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट है इंडिफरेंस कर्व। मैं आपको पहले लीमन लैंग्वेज में हमेशा की तरह बता देता हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो डेफिनेशन लिखी हुई है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है, कर्व छोड़ दो, इंडिफरेंस वर्ड का क्या मतलब होता है? इंडिफरेंस वर्ड का मतलब नो डिफरेंस, यानी हमें समझ आ रहा है कि ये ऐसी चीज की बात कर रहा है जिसमें डिफरेंस नहीं होगा। सर किस में डिफरेंस नहीं होगा? यूटिलिटी में डिफरेंस नहीं होगा। सर यूटिलिटी कैसे मिलती है? कमोडिटी को कंज्यूम करके मिलती है। यानी कह रहा है कि यहां पर आप जो भी कमोडिटीज को कंज्यूम करोगे उनकी यूटिलिटी में डिफरेंस नहीं होगा। चलो बेसिक थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में डाल दी, अब डेफिनेशन देखते, देखो कैसे दिमाग में घुसेगी। इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कर्व है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो होगी ही, ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव बंडल्स ऑफ टू गुड्स। टू गुड्स की बात आ गई, कह रहे हैं अब कोई भी दो गुड्स के वेरियस ऑल्टरनेटिव बंडल्स, बंडल्स का मतलब कॉम्बिनेशंस, अलग अलग कॉम्बिनेशंस को कंज्यूम करो, अमॉन्ग विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। टेक्निकल डेफिनेशन है, कहता है कि refers to the graphical representation of various alternative bundles of two goods among which consumer is indifferent। यानी जिनके बीच में जिन बंडल्स के थ्रू जिन बंडल से कंज्यूमर को इंडिफरेंट सेटिस्फैक्शन है। इंडिफरेंट का मतलब सेम सेटिस्फैक्शन है, यानी इंडिफरेंस कर्व का मतलब है एक ऐसा कर्व जो दिखाता है किसी दो कमोडिटी के बंडल्स को जिन बंडल से कंज्यूमर को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। आई होप आपको समझ आया। फिर से समझते हैं, फिर से बताता हूं आपको। इंडिफरेंस कर्व का मतलब एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दो कमोडिटीज के डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स को दिखा रही है और उन बंडल से कंज्यूमर्स को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अभी हम इसका एक चार्ट और कर्व करने वाले हैं, उससे आपको बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। ये देखो कॉम्बिनेशन है हमारे पास PQRST। देखते हैं किस चीज की कॉम्बिनेशन है। हमारा कंज्यूमर दो कमोडिटीज कंज्यूम करता है, एप्पल और बनाना। सेब और केला खा के खुश है वो, ठीक है, तो उसने सेब और केले को किस हिसाब से खाया जरा देखो। कहता है कि जब वो एक एप्पल लेता है तो 15 बनानास, ठीक है, 2 एप्पल्स पे वो 10 बनानास पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, 3 और 6, इस हिसाब से हमने कॉम्बिनेशन बनाए। अगर ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं कि ये आपके इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन है। इनडिफरेंट कॉम्बिनेशन का मतलब इन कॉम्बिनेशंस पे आपकी सेटिस्फैक्शन सेम है। मेरा कहने का मतलब चाहे आप एक एप्पल और 15 बनानास कंज्यूम कर लो या फिर 4 एप्पल्स एंड 3 बनानास कंज्यूम कर लो,
जो यूटिलिटी होगी, सेटिस्फैक्शन होगी, सिमिलर रहेगी, तभी तो इसको इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंट बोला गया। यानी इंडिफरेंस कर्व का मतलब ऐसे दो कमोडिटीज के बंडल जो हर लेवल पे सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। सर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ। ये लो मैंने कर दिया आपके लिए, पहले ही कर दिया। देखो जब मैं P पहला पॉइंट जो मेरा बनता है जिसपे मैं 1 एप्पल एंड 15 ऑफ बनानास कंज्यूम कर रहा हूं, 1 एप्पल एंड 15 बनानास कंज्यूम कर रहा हूं, ये मेरा पॉइंट है P। ठीक है, इस लेवल पे अब मैं कोई और लेवल लेता हूं, इसमें से T ले लेता हूं। T में मैं एप्पल 5 एप्पल्स एंड 1 बनाना कंज्यूम कर रहा हूं, ये T कॉम्बिनेशन था। तो इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली यूटिलिटी और इससे मिलने वाली यूटिलिटी सेम है। यही मेरा दिखाता है इंडिफरेंस कर्व। अभी हमें इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। पहले हम कॉम्बिनेशन बना देते हैं, जैसे यहां पर 2 एप्पल्स एंड 10 बनानास का कॉम्बिनेशन है और इसका नाम हमने रखा Q। ठीक है, देन हमारे पास 3 and 6, 3 एप्पल्स एंड 6 बनानास का कॉम्बिनेशन है, इसका नाम हमने R रखा। एंड देन फाइनली हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है 4 and 3, 4 एप्पल्स एंड 3 बनानास का कॉम्बिनेशन है जिसका नाम हमने S रखा। तो इस हिसाब से आपके पास एक इंडिफरेंस कर्व तैयार हो गया। ठीक है जी, ये देखो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ने के लिए ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। आई होप आप लोगों को इंडिफरेंस कर्व अच्छे समझ आ गया है। आगे हमारी जो बातें हैं वो इस इंडिफरेंस कर्व से ही जुड़ी हुई हैं। तो चलिए ये आप अच्छे से समझो, फिर हम आगे देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को आगे स्टडी करने के लिए हमें पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा छोटा सा, जिसका नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होता है? देखो ये टेक्निकल टर्म है। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है? देखो मैं आपसे ना जनरली पूछता हूं कि आप एक कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करना चाहोगे, थोड़ी करना चाहोगे? देखो समझदार आदमी बोलेगा कि सर मैं उतनी कमोडिटी यूज करूंगा जिससे मेरा पेट भर जाए, जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। बट फर्स्ट इंस्टेंस में आपको पता नहीं कि कितने से आपका पेट भरेगा, कितने से आप सेटिस्फाई होगे। तो सर आप ऑलवेज चूज करोगे जो आपको ज्यादा कमोडिटी दे रहा होगा, यानी जहां पर आपको ज्यादा कमोडिटी मिल रही होगी। सपोज आपके पास 2 बंडल्स है, एक में 10 एप्पल्स एंड 10 बनानास है, एंड देन सेकंड बंडल में 7 एप्पल्स एंड 7 बनानास है। सो मैं आपको कहता हूं एक बंडल चूज करो, आप ऑब्वियसली इस बंडल को चूज करोगे। ठीक है, सेकंड बंडल बनाया मैंने, उसमें 7 एप्पल्स एंड 10 बनानास कर दिए, और यहां पर मैंने 7 एप्पल्स और 9 बनानास कर दिए। स्टिल यू विल चूज दिस बंडल। व्हाई? सर इसके अंदर देखो एप्पल सेम है बट यहां पर आपको बनाना ज्यादा मिल रहे हैं। सो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा ज्यादा चूज करता है वो वाली कमोडिटी को, वो वाले बंडल को जिसमें उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा कमोडिटी दिख रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोर कमोडिटी, लार्जर कमोडिटी विल गिव हिम द मोर सेटिस्फैक्शन। तो यही हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहता है। रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम और हर, कुछ भी हो सकता है, अ ग्रेट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी वो हमेशा एक कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी को चूज करेगा क्योंकि वो उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगी, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। यानी मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मीनिंग इतना सही था। सर इस टॉपिक को हमने क्यों पढ़ा? इस टॉपिक को हमने इस टॉपिक के लिए पढ़ा जो कि अगला टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या है? सर ये रहा इंडिफरेंस मैप का मतलब, फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व थे अभी अभी हमने पढ़ा, ठीक है, उनकी फैमिली को, यानी डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को जब आप एक के ऊपर प्रेजेंट करते हो तो बन गया आपका इंडिफरेंस मैप। ठीक है सर, इसमें एक बात बोलेगी, कहता है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू द मोर सेटिस्फैक्शन। यानी जो इंडिफरेंस कर्व सबसे ऊपर बना होगा वो आपको हायर सेटिस्फैक्शन देगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस लगता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस से बोला गया कि जो कमोडिटी ज्यादा होगी, यानी जो बंडल ज्यादा होगा वो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो ऑब्वियसली बड़े बंडल तो इस वाले कर्व में बने होंगे ना, बाकी जो कर्व्स हैं, इसके नीचे जितने भी कर्व है उनके अंदर जो बंडल्स होंगे वो इनसे कम होंगे। सपोज यहां पर जो बंडल बना होगा वो यहां से बना होगा और यहां पर ये कम कमोडिटी से बंडल बना होगा, तो डेफिनेटली ये अगर बंडल में कमोडिटी ज्यादा होंगी तो आपको ज्यादा यूटिलिटी भी ये बंडल देगा। सो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के चलते हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव यू द हायर सेटिस्फैक्शन, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाई higher indifference curve will give you the more satisfaction? So due to monotonic preference, because the consumer always prefer more of a commodity because it gives him the higher level of satisfaction. Okay, so हमारा ये टॉपिक यहाँ पर इंडिफरेंस मैप का छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको चलते हैं, इसको करके खत्म करते हैं, फिर देखते हैं हमारे इस चैप्टर में क्या रहता है।
मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना तुम लोगों को मोनोटोनिक प्रेफरेंस एक बार और समझाना चाहिए। देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंस में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो बंडल में गुड्स या कमोडिटी ज्यादा होगी, क्वांटिटी में ज्यादा होगी, वो वाला बंडल हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। ये मतलब है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का। इसका मतलब ये होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का कि जिस बंडल के अंदर कमोडिटी ज्यादा होगी वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। सर इसी के बेस पे मैंने इंडिफरेंस मैप से ये जज किया कि जो मेरा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ध्यान से समझो धीरे धीरे कि जो मेरा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो मुझे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है कि जिस बंडल में गुड ज्यादा होंगे वो मुझे हायर सेटिस्फैक्शन देगा। तो आई होप आपको ये क्रोनोलॉजी इसकी समझ आ रही है। ठीक है, तो ठीक है, अब हमारा टॉपिक अच्छे से खत्म हो गया, अब हम चलते हैं आगे। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर एमआरएस। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर क्यों इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। एमआरएस रेफर्स टू द रेट एट विच कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। देखो पता लग रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी अब एक कमोडिटी को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करने वाले हो। इसमें क्या रहा है कि रेट है, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक वो वाला रेट है जिस रेट के थ्रू आप कमोडिटीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो एक दूसरे से विद ईच अदर सो दैट द सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। देखो याद करो, इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि सर जो जो बंडल्स हमारे पास हैं, ये सारे बंडल्स हमारे पास हैं, कॉम्बिनेशंस है, इन सबसे मिलने वाली सैटिस्फैक्शन सेम है। यानी आपने इसको गेन करने के लिए इसकी कुछ यूनिट सैक्रिफाइस करी, पर सेटिस्फैक्शन तो सैक्रिफाइस नहीं हुआ, यानी सेटिस्फैक्शन ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, सेटिस्फैक्शन सभी लेवल पे सेम रहा। तो ये वो वाला रेट है जिस रेट पे आप एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर रहे हो दूसरी कमोडिटी गेन करने के लिए, पर सेटिस्फैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फिर से पढ़ते हैं, रेफर्स टू द रेट एट विच कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर सो दैट द टोटल सेटिस्फैक्शन of the consumer remains the same at every level या फिर at every combination। I hope आपको MRS का मतलब समझ आ गया। सर इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करो। देखो MRS में मैंने क्या बोला आपको, जैसे कि दो कमोडिटीज मैंने ली हुई हैं, हमारे पास एप्पल्स और बनानास है। ठीक है, मैंने एप्पल को यहां पर लिया है और यहां बनाना को लिया, जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन बने हैं। जब मैं बनाना कंज्यूम कर रहा था और एप्पल कंज्यूम कर रहा था, देखो फर्स्ट पी कॉम्बिनेशन में 1 एप्पल एंड 15 बनानास, क्यू कॉम्बिनेशन में 2 एप्पल्स हो गए और 10 बनानास, यानी मैंने यहां पर कुछ यूनिट्स ऑफ बनाना सेक्रीफाइस की है इसकी यूनिट कुछ गेन करने के लिए। यानी मैं बोल सकता हूं देखो यहां कुछ नहीं है, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि मैंने 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल सेक्रीफाइस, 5 यूनिट्स ऑफ बनाना सेक्रीफाइस की है टू गेन 1 यूनिट ऑफ एप्पल। आई होप आपको ये रेशियो समझ आया कि मैंने 5 यूनिट सेक्रीफाइस की है इसका 1 यूनिट गेन करने के लिए। नेक्स्ट पे मैंने क्या किया, 10 से 6 पे यानी 4 यूनिट्स ऑफ बनाना सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट ऑफ एप्पल गेन करने के लिए। सिमिलरली यहां पे मैंने 3 यूनिट्स ऑफ एप्पल सेक्रीफाइस किया 1 यूनिट ऑफ एप्पल गेन करने में, और यहां पर मैंने क्या किया कि 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल सेक्रीफाइस किया 2 यूनिट्स ऑफ बनाना सेक्रीफाइस किया है 1 यूनिट ऑफ एप्पल को गेन करने में। तो ये मेरा एमआरएस निकला है। सर एमआरएस के यहां से कोई फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है? मैंने कहा बिल्कुल दिख रहा है, ए और बी बनाना सेक्रीफाइस, यानी कि जो यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सेक्रीफाइस, आप कितने बनानास की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हो, यानी यूनिट्स ऑफ बनानास विलिंग टू सेक्रीफाइस, और साथ में आप यूनिट्स ऑफ एप्पल विलिंग टू गेन। ये एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो बना दी गई। यहां पर इसको मैं बोल सकता हूं कि MRS ऑफ A एंड B इज इक्वल टू डेल्टा B यानी अपॉन डेल्टा A। यहां से एक रेशियो निकल के आई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। ठीक है सर, फिर अब इसमें हमने और क्या पढ़ना है? देखो पूरा जो कॉन्सेप्ट है एमआरएस का वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें टेक्निकलिटी ज्यादा है। देखो ध्यान से देखो, अभी हमने समझ लिया कि ये इसका एमआरएस का रेशियो निकाल दी हमने। देखो यानी मैं ये बोल सकता हूं कि एमआरएस वो रेट है जिस रेट से मैं बनाना को सेक्रीफाइस करूंगा एप्पल को गेन करने के लिए, यानी बनाना सर सेक्रीफाइस टू गेन एप्पल। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं एमआरएस इज द रेट जिस रेट के थ्रू इंडिफरेंस कर्व को स्लोप मिल रहा है, यानी मैं कह सकता हूं कि एमआरएस इज द रेट व्हिच गिव्स स्लोप टू द आईसी इंडिफरेंस कर्व।
एमआरएस ही है जिसके थ्रू आईसी को स्लोप मिल रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सर आपका एमआरएस हर लेवल पे गिर क्यों रहा है? ठीक है, यानी सर वाई देयर इज डिमिनिशिंग एमआरएस, यानी एमआरएस हर लेवल पे फॉल क्यों हो रहा है? सर इसका आंसर है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर वो यहां पर कहां से आ गया? हम तो एमआरएस पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। आपने फर्स्ट यूनिट ऑफ एप्पल गेन करने के लिए, यानी कि 1 से 2 पे जाने के लिए कितने यूनिट बनाना सेक्रीफाइस किए थे? सर 5 किए थे, तभी तो हमारा 5:1 यहां पर एमआरएस निकल के आया था। अच्छा, उसके बाद जब नेक्स्ट यूनिट गेन करी, यानी सेकंड से थर्ड पे जाने के लिए आपने कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करी? सर 4 करी। तो यहां पर आपको नहीं लगता कि यार यहां पर तो मुझे 5 बनानास दे के एक एप्पल मिला था और इधर 4 एप्पल दे के ये 4 बनानास दे के एक एप्पल मिल गया? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के चलते। देखो, जब आपने सेकंड बनाना ले लिया तो बनाना खा चुके हो ना, आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो गई। अब आप क्या बोलोगे? या फिर आपने बनाना सेक्रीफाइस किए थे, आप क्या बोलोगे? यार अब ना मैं 5 बनाना नहीं दूंगा क्योंकि एप्पल में खा चुका हूं। यानी अब आप अगर एप्पल चाहते हो तो सामने वाले को बोलोगे कि नहीं यार, मैं ना अब 4 ही एप्पल बनाना देने को तैयार हूं, अब मैं ज्यादा बनाना नहीं दूंगा। ठीक है, वही आगे होता गया। जैसे जैसे आपने इसका कंजम्पशन बढ़ाया, इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती गई, जिसके लिए आप सेक्रीफाइस कम करते गए। ध्यान से समझो, यानी अगर मेरा सेटिस्फैक्शन एप्पल से पूरा होता गया, ठीक है, तो मैं बनाना को कम सेक्रीफाइस करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हो गया हूं ना। एक देखो, डिमिनिशिंग, इसकी यूटिलिटी कम होती जा रही है। पहले मुझे एप्पल बहुत अच्छा लगता था तो मैंने इसके 5 बनाना दे दिए। अब सेकंड एप्पल के लिए मैं 5 नहीं दे सकता, 4 ही दूंगा। थर्ड के लिए मैं 3 ही दूंगा। सो वही तो यहां पर होता हुआ आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है और आपको आंसर मिल गया कि व्हाई एमआरएस फॉल्स। एमआरएस फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एप्पल से यूटिलिटी मिलने वाली कम होती जा रही है, जिसकी वजह से बनानास का सेक्रीफाइस भी कम होता जा रहा है। तो सर हमने कॉन्सेप्ट को अपने इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट में इंडिफरेंस कर्व समझ लिया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस समझ लिया, इंडिफरेंस मैप समझ लिया, एमआरएस को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट जो फाइनल हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज और कुछ असम्पशंस रह गई है, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ध्यान से समझना इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब विशेषताएं। ये इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का होता है, इसमें ये कुछ देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलता है? कहता है कि आईसी कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स का मतलब सर ये इसकी शेप इस तरीके से होती है ना, इस शेप को आप कॉन्वेक्स बोलते हैं। याद करो, आप लोगों ने 10वीं क्लास में जब बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे तो आपने पढ़ा था एक चैप्टर वो आईज वाला, उसमें आपने देखा था इस तरीके की शेप्स होती है। मिरर वाला जो चैप्टर पढ़ा था आपने, कनकेव कॉन्वेक्स, तो ये हमेशा हमारा जो आईसी कर्व होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। सर इसका रीजन भी तो होना चाहिए ना। एग्जाम में 2 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई आईसी इज ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन, तो क्या लिख के आएंगे? सर इसका रीजन ना हमने अभी अभी किया था, बिल्कुल टाइम नहीं बीता उसको, और इसका रीजन था एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, कि सर आपका जो एमआरएस है वो हमेशा डिमिनिशिंग होता है। याद करो, हमने जो कॉलम बनाया था उसके अंदर एमआरएस कैसा निकला था? सर 5:1 था, फिर 4:1 हो गया था, फिर 3:1 एंड देन 2:1 हो गया था। ये डिमिनिशिंग हो रहा था। तो इसी चक्कर में हमारा ये जो कर्व है ये इस तरीके का बनता है। यानी ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं, देखो इक्वल नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ज्यादा नहीं हो रहा तो कनकेव नहीं है, ये कम हो रहा है, इसलिए यहां से कन्वेक्स बनता जा रहा है। आई होप आपको समझ आया। इसका रीजन है डिमिनिशिंग एमआरएस, जिसकी वजह से हमारा आईसी जो है वो ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली मिल सकता है आपको ये। हाँ जी, आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। सर ऐसा क्यों होता है? आईसी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड क्यों है, नीचे क्यों गिर रहा है? इसका रीजन भी आपको पता है। देखो, जब आप किसी कमोडिटी को गेन करने के लिए नेक्स्ट कमोडिटी सेक्रीफाइस करते हो, सर आपने यहां पर एप्पल प्रेजेंट किए, यहां पर बनानास प्रेजेंट किए। सो एप्पल्स को जब आप लोगों ने गेन करना था तो बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे थे, ठीक है, यानी इसको गेन करने के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे थे। सिमिलरली बनानास को गेन करने के लिए आपको एप्पल सेक्रीफाइस करने पड़ रहे थे। तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन है कि टू गेन वन कमोडिटी वन अदर कमोडिटी हैज टू बी सेक्रीफाइस्ड, तो इसका यही रीजन है। नेक्स्ट है हमारे पास हायर आईसी विल गिव हायर सेटिस्फैक्शन। सर ऐसा क्यों? ये भी आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। सर मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलता है कि हायर आईसी, ये 2-3 आईसी बना दिए मैंने,
इसमें से जो ये वाले बंडल्स हैं इस पे कॉमोडिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, तो यही मेरे को हाई सेटिस्फैक्शन देगा। तो ड्यू टू मोनोटोनिक प्रेफरेंस हायर आईसी विल ऑलवेज गिव द हायर सेटिस्फैक्शन। द लास्ट वन इज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईसी कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, ये कह रहा है ये वाली सिचुएशन कभी नहीं आएगी, ये एक आईसी है, एक आईसी ये रहा, कह रहा है ये वाली सिचुएशन कभी पैदा नहीं हो सकती। सर कारण तो बताओ। सुनो, एक आईसी जो होता है इंडिफरेंस कब होता है, इसके ऊपर जो बंडल्स होते हैं सारे बंडल सेम सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये वाला आईसी है, ये इसको इस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मुझे यहां इस मान लो देखो ये वाला जो पॉइंट था ये आईसी 1 है, ये वाला आईसी 1 है, ये आईसी 2 है। अगर मैंने यहां इसको कट कर दिया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये यहां पर सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और आईसी के तो सारे ही पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं ना। यानी अगर ये वाला पॉइंट सेम सेटिस्फैक्शन दे रहा है तो इस वाले आईसी कर्व पे ये पॉइंट भी सेम सेटिस्फैक्शन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। और सर अगर इस वाले पॉइंट पे ये सेम सेटिस्फैक्शन है, यानी अगर मैं आईसी 1 की बात करूं तो ये वाला पॉइंट भी सेम देगा, ये पॉइंट भी सेम देगा। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों ही पॉइंट, दोनों ही आईसी कर्व, आई होप आपको समझ आ रहा है, सेम सेटिस्फैक्शन दे। तो सर ये वाली सिचुएशन तो कभी पैदा ही नहीं हो सकती, हमेशा यही तो रहा होगा कि सर ये वाला आईसी एक सेटिस्फैक्शन देता है, वो अलग है, वो इससे अलग है। हाँ, इस आईसी के लिए इसके ऊपर जितने बंडल्स है सबकी सेटिस्फैक्शन सेम है, और इसके ऊपर जितने बंडल्स सबकी सेटिस्फैक्शन सेम है। अगर दोनों ने कट कर दिया आपस में तो सेटिस्फैक्शन सेम हो गई, तो ऊपर नीचे रहने का फायदा क्या हुआ? यानी फिर इसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो यहां से मिल रही है, इसकी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी यहां से मिल रही है, तो दोनों की सेटिस्फैक्शन सेम करनी पड़ेगी मुझे। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। आई होप सो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ आ गया है। तो इसी के साथ हमने अपनी प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी खत्म कर ली है। लास्ट टॉपिक है हमारा अजम्पशंस ऑफ आईसी, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हमारा फाइनल टॉपिक अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहले तो अजम्पशंस का मतलब समझो। अजम्पशंस का मतलब होता है कि हमें इस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, इस टॉपिक को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये चीजें मानकर चलनी पड़ेगी। सर क्या क्या मानना पड़ेगा? कि हम ऑलवेज टू कॉमोडिटीज का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप हमेशा जब भी इस इंडिफरेंस कर्व के टॉपिक को पढ़ रहे हो तो टू कॉमोडिटीज का यूज करते हुए पढ़ रहे हो, ठीक है। सर सेकेंड अजम्पशन क्या है? नॉन स्टेटी। नॉन स्टेटी का मतलब कि अभी तक जो हमारा कंज्यूमर है सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा है, अभी तक फुली सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। हमारा कंज्यूमर हमेशा ज्यादा डिमांड करेगा कॉमोडिटी की। सर ऐसा क्यों? ताकि वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन कर पाए, हायर लेवल ऑफ आईसी बना पाए। यानी देखो, अगर वो कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड लेवल तक पहुंच चुका है तो वो एक आईसी पे आकर रुक जाएगा, इसके ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। तो हमें अगर उससे हायर लेवल ऑफ आईसी अचीव करवाना है तो ये मान के चलना है कि हमारा कंज्यूमर अभी ज्यादा कॉमोडिटी कंज्यूम करेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल पे, सैचुरेशन लेवल पे नहीं पहुंचा है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी यू कैन रैंक योर यूटिलिटीज, यू कैन रैंक योर आईसी। सपोज मेरे पास 3 आईसी है, आईसी 1, आईसी 2 एंड आईसी 3। तो मैं इनको रैंक कर सकता हूं कि किस आईसी से मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है, किन बंडल से मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ऑर्डिनल का मतलब साइकोलॉजिकल फिनोमिना, यहां पर मैं नंबर टर्म्स में नहीं नाप रहा, इसको रैंक दे रहा हूं मेरी यूटिलिटी को। ऐसा तो मैं कर सकता हूं ना कि इस बंडल से मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिली, इससे कम मिली, यानी मैं कम ज्यादा बोल सकता हूं। यूटिल्स में जैसा कार्डिनल में हम करते थे, यूटिल्स में नंबर देके नहीं बोल रहा कुछ में, तो आपने यहां पर ऑर्डिनल मान के चलना है, रैंकिंग देनी है यूटिलिटी को। डिमिनिशिंग एमआरएस अभी तो हमने किया है। देखो यहां पर तो वो कह रहा है कि अजम्पशन लेके चलना है कि एमआरएस डिमिनिशिंग रहेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो आपने कहा होता ही डिमिनिशिंग है। ऐसा देखो हमेशा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको कारण दे देता हूं, उसका लॉजिक पूरा है मेरे पास। जब मैंने 5 बनाना सेक्रीफाइस किए टू गेन 1 एप्पल, ठीक है, मुझे एप्पल इतना पसंद आया कि मैं सारे बनाना छोड़ने को तैयार हूं। यानी कंज्यूमर ये तक कर सकता है कि अपने सारे बनानास को सेक्रीफाइस करके एप्पल ले सकता है, अगर कंज्यूमर ऐसा हो, ठीक है। बट मुझे यहां पर मान के चलना है कि हमेशा जब भी वो अपनी 1 यूनिट सैक्रिफाइस करेगा तो सेकंड यूनिट को गेन करने के बाद उसकी यूटिलिटी कम हो गई, जिसकी वजह से एमआरएस कम होता रहेगा। तो मुझे मान के चलना है कि जो मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो हमेशा डिमिनिशिंग ही होगा। देन है मेरे पास रैशनल कंज्यूमर, समझदार कंज्यूमर है मेरा, जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं है नासमझ कंज्यूमर जो बिल्कुल ही कुछ भी कंज्यूम करी जा रहा है। तो रैशनल कंज्यूमर का मतलब एक समझदार कंज्यूमर, इंडिपेंडेंट कंज्यूमर है, जिसके साथ मैं डीलिंग कर रहा हूं और जो हमेशा अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने का एम करता है। तो ये थी मेरी 5 अजम्पशंस जिसके थ्रू मैं आईसी को पढ़ रहा था।
ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आईसी कर्व का टॉपिक पूरा खत्म हो जाता है। सर अभी और कितना है ही चैप्टर, इस चैप्टर में अभी हमने बेटा एक टॉपिक और पढ़ना है जिसका नाम है बजट लाइन। बजट लाइन के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी बजट लाइन एक क्लास हम बजट लाइन को दे देंगे। उसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो फाइनल होगी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होने की राह पे आगे और बढ़ चुका है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास के जो टॉपिक थे सारे समझ आ गए हैं। इस चैप्टर की प्रीवियस क्लासेस और पिछले चैप्टर के नोट्स भी चैनल पर अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। के अलावा अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करके मुझसे वहां से पूछो। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के सिंप्लीफाइड नोट्स आप ले सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे वहां फॉलो करो, डीएम करो, मैं आपको नोट्स वहां प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा और शेयर करने का प्लान अपने दोस्तों के साथ कर लिया होगा। तो बस सेफ रहो, घर में रहो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।